नमस्कार दोस्तों। अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का जो पॉडकास्ट हम बनाने जा रहे हैं एक युवा नेता हैं उनके साथ बनाने जा रहे हैं। और कहना चाहिए कि जब युवा की बात करते हैं तो आज आप पूरे देश में देख रहे हैं जन जी का ही दौर चल रहा है। हमारे साथ हैं सौरभ जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सक्रिय राजनीति इनकी दिखाई दे रही है। सौरभ जी, अंकल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं सौरभ जी के बारे में मैं अपने से ज़्यादा क्या बताऊं, एक बार थोड़ी सी उनकी यात्रा उन्हीं से पूछूंगा कि उन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की, और फिर इसके बाद जो आपके प्रश्न हैं वो इनसे उत्तर लेने की कोशिश करूंगा। सौरभ जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप राजनीति में प्रवेश कहाँ से करें और क्यों करें। 2012 में आदरणीय चाचा निशंक जैन जी और मेरे पिताजी मित्र हैं जी जी। और उनका घर पे आना जाना हुआ करता था। मैं मेरे पिताजी को देखा करता था राजनीति में, तो उनको देख के कहीं ना कहीं और फिर चाचा जी द्वारा बताया गया कि सौरभ आप राजनीति में आओगे तो अच्छा होगा, यूथ संभालोगे तो अच्छा होगा, तो वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, कई पदों पर रहा, प्रभारी भी रहा गुना लोकसभा का और सांची, रायसेन और तमाम जगह जी। और उसी के साथ साथ यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ा पिछली बारी मैंने 2019 में। तब मैं सेकंड नंबर पे आया, कुछ वोटों से रह गया था। उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर वर्तमान में अभी फिर से चुनाव हुआ था, उसमें मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, थोड़े बहुत वोटों से रह गया हूँ। तो आपने ये तो आपके इंटरनल प्रोसेस है जो चुनाव लड़ने वाली। तो राजनीति में आने का मतलब जहाँ लोग आपने शायद इंजीनियरिंग की है ना। हाँ, इंजीनियरिंग की है। LNCT कॉलेज से। अच्छा अच्छा। तो इंजीनियरिंग करने के बाद लोग जॉब करने जाते हैं, सोचते हैं कि बड़ा सा पैकेज मिलेगा, बड़ी सी नौकरी मिलेगी, फिर बढ़िया सा फेम मिलेगा। तो वो ना करके आप राजनीति में आए, तो क्या सोच के आए। बेंगलोर में मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था जी। और कैंपस सिलेक्शन होते ही मैंने जब पिताजी से बात की तो बोले कि घर में रह के काम करते हैं। तब हमने कॉलोनी डेवलप की और एज अ लैंड डेवलपर मैंने काम शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि चाचा वगैरह और सारे लोगों का आना जाना हुआ करता था, तो देखता था मैं और कहीं ना कहीं मन में लगता था कि युवाओं की बात करनी है, छात्रों की बात करनी है, शोषित वंचितों की बात करनी है। तो मन में एक रहती थी बात कि इनकी आवाज़ कौन उठाएगा। मैं भी जनता की सेवा करूंगा और जनता की सेवा भाव से मैं राजनीति में आया। राजनीति में है। तो अभी चूंकि आप कांग्रेस में हैं, है ना, तो कांग्रेस को वर्तमान में आप किस मुकाम पर देखते हैं। 2029 निश्चित तौर पे केंद्र में सरकार बनेगी, 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। सरकार अपनी जगह है, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा नहीं खोई। कांग्रेस जिस विचारधारा पे काम कर रही है कि सर्वधर्म सद्भाव और सारे लोग, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, सब बराबर है, उसी बात पर कांग्रेस बात करती है, गांधीवादी विचारधारा पे काम करती है और उसी विचारधारा पे आगे बढ़ रही है और उस विचारधारा को नहीं खोया। जैसे भाजपा ने लॉलीपॉप दिए हैं, जुमले दिए हैं 15 लाख के और तमाम तरह के, लेकिन कांग्रेस का काम जुमले देना नहीं है, कांग्रेस का काम है विचारधारा का, विचारधारा पे काम करने का। और उसी विचारधारा को हम देख रहे हैं कि देश के अंदर अब युवाओं को समझ में आने लगा है, जन जी को समझ में आने लगा है, किसानों को समझ में आने लगा है कि भाजपा ने क्या दुर्दशा कर रखी है। अब चूंकि ये देखिए, भाजपा के बारे में यदि आप दुर्दशा की बात करेंगे तो उन्हीं के कोई प्रतिनिधि बैठेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएगा। मैं तो उस पर ऐसी कोई मैं प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाऊंगा। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस को आप वर्तमान में किस मुकाम पर देखते हैं। कांग्रेस का मुकाम मैंने आपको बताया कि कांग्रेस आप अपना काम में सरकार बनाएंगी, बहुत अच्छी बात है, 28 में बनाएंगी, वो भी मैं उसकी। आप अपनी कांग्रेस को वर्तमान में किस मुकाम पर देख रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी वर्तमान में जनता के मुद्दों को, जनता की भावनाओं को समझ पाने में सामर्थ्य दिखाई दे रही है क्या। बिल्कुल जी। थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, हर संगठन में रहती हैं। एक बात मैं ये पूछूं, चूंकि ये आप लोगों के व्यक्तिगत मामले हैं, अंदर के मामले हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी पार्टी में लोग आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, स्वीकार करते हैं। हाँ हाँ। कुछ कमियां रहती हैं, उसके बाद स्वीकार कर लेते हैं।
कोई भी नया दायित्व लेता है, जिम्मेदारी लेता है, वो सबको मना लेता है। सबके अंदर होता है कि मेरे होते हुए इसको क्यों, उसको क्यों। ये हर जगह होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं देखिए, मेरा कांग्रेस से कहने का मतलब नहीं, मैं ये राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियों में ऐसी ये क्यों प्रतिस्पर्धा आपस में इतनी रहती है कि जो है मैं इससे आगे नहीं निकल जाऊँ, मैं उसके मतलब इस तरह की रहता है, स्वाभाविक है। जब साथ में काम करते हैं तो लगता है कि ये क्यों आगे हो रहा है, वो क्यों आगे हो रहा है, लेकिन उसको इन सब बातों को छोड़ के, चूंकि आपने इस जो प्रश्न का उत्तर दिया और जो विषय छेड़ा है उसमें एक युवा राजनीति और एक वृद्ध राजनीति है ना, जिसको हम प्रौढ़ कहें, वृद्ध कहें, उम्रदराज कहें, तो वो उम्रदराज लोग जो है वो युवाओं के बीच में रोड़ा जैसा अटकाने का कहते हैं ना, जैसे देसी भाषा में, तो वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। वो किसी पार्टी में भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर आपकी पार्टी में। तो ऐसा ये क्यों आपको लगता है, आपकी पार्टी में ऐसा लगता है कि नहीं, या मैं जो बात कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ? ये इसमें कमी कहीं ना कहीं युवाओं की भी होती है जी। वो शायद समन्वय नहीं बना पाते बुजुर्गों के साथ, जो भी काम पहले से काम कर रहे हैं। जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ सामंजस्य नहीं बना पाते, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि वरिष्ठों का साथ हमेशा युवाओं को मिलता है, और कांग्रेस में तो मिलता है, किसी और पार्टी में मिले चाहे नहीं मिले। रोड़ा बनने का काम ये लोग नहीं करते हैं। यहाँ रोड़ा बनाने का काम जो आपने बोला देसी भाषा में, वो यहाँ यहाँ नहीं है। कौन करता है कौन नहीं करता ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ एक आम नागरिक के नाते मैं बताऊँ आपको, जो चीज़ दिखाई देती है कि आपस में जब समाचार पत्रों में दिखते हैं कि वो इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, और युवा जैसे ही आता है तो कोई ना कोई युवा एक उम्र के बाद राजनीति से संन्यास लेकर कहना चाहिए कि एक मार्गदर्शक के रूप में जो काम करना चाहिए, तो वो भी सक्रिय राजनीति में दिखाई देते हैं, और युवा जो है उसमें कहीं फंसा हुआ लगता है। ऐसा कह सकते हैं। होता है हर पार्टी में होता है। युवाओं को कहीं ना कहीं ये जो आपने बोला था अभी, रोड़ा बनने का काम वो करते हैं कुछ वरिष्ठ, और वही वरिष्ठ करते हैं जो अपनी पार्टी में अपने साथी के साथ भी गद्दारी करने का काम करते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कांग्रेस में भी कुछ, कांग्रेस नाम किसी का नहीं लूंगा, कांग्रेस के माध्यम से कि हमारी कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे फूलछाप कांग्रेसी हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में और उसके भी पिछले चुनाव में कईयों बार भाजपा का काम किया, खुल्लम खुल्ला किया, सबको नाम भी पता है, सारी चीजें हैं, और उसके बाद आज टिकटार्थी बन रहे हैं वो लोग, कांग्रेस से टिकट लेने आ गए, और उसके बाद जो काम कर रहे हैं युवा या कोई भी, चाहे वो छात्र की राजनीति कर रहा हो चाहे वो युवाओं की राजनीति कर रहा हो। एक चीज और पूछना चाहता था कि अभी तक तो सिम पोर्ट होती थी, बिल्कुल है ना, अब नेता भी पोर्ट होते हैं, बिल्कुल तो है ना, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी इंपोर्ट कर जाते हैं, तो उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? उनका खुद का हित देखते हैं वो लोग, पार्टी का हित नहीं देखते। विचारधारा जिनकी होती नहीं है, जिनको विचारधारा से मतलब नहीं होता है, जो विचारधारा पे काम करता है, मुझे लगता है वो कभी भी पार्टी चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो विचारधारा से हट के खुद के स्वार्थ के लिए काम करता है, वो निश्चित तौर पे पार्टी भी बदलेगा, और वो कुछ भी बदल देगा समय आने पे वो कुछ भी बदल सकता है, अपने आप को ही बदल सकता है। तो अच्छा, ये इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न ये है कि जब चूंकि आप राजनीति में सक्रिय हैं और आपका मिलन तो दोनों से ही होता है, उन लोगों से भी होता है जो पोर्ट हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं तो वो तो अपनी जगह ही हैं। तो जो पोर्ट होके गए हैं और जो उस पार्टी में पहुंचने के बाद उनका वो सम्मान रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कभी बात होती होगी तो वो बिल्कुल बात होती है, और वो बोलते हैं होंगे कि यार ये हमने गलती की है। उनका कहना यह है कि हमसे गलती हुई है, हम अपने हित की भावनाओं को लेके आए कहीं ना कहीं, और हमारा हित नहीं हो रहा है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें पीछे की कुर्सी पे भी नहीं, हमें सामने की कुर्सी पे भी, वो भी अंतिम पंक्ति में बिठाया जा रहा है। तो ऐसी सोच सुनने को मिलती है, कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं आती हैं सामने कि हमारे साथ अब ये हो रहा है जी, लेकिन हमारी भावना तो ये थी कि हमें कुछ सम्मान मिले। तो जो सम्मान व्यक्ति का जहाँ जिस पार्टी में है वो पर्याप्त है, और उसको कहीं ना कहीं मेहनत करके आगे बढ़ाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए, निश्चित तौर पर समय आता है। अच्छा, आप ये, मैं चूंकि आप विपक्ष में हैं, और विपक्ष के रूप में पूरे देश की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोकल स्तर की बात करूं मैं, तो अपने आप को विपक्ष के रूप में आप कहाँ देखते हैं? क्या आप
विपक्ष की भूमिका निभाने का जो काम है वो पूरी तरह से ईमानदारी से कर पा रहे हैं? मैं पूरी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। जो करना चाहिए विपक्ष के नेताओं को, वो मैं पूरी तरीके से कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। चाहे दिल्ली हो, चाहे भोपाल हो, और चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, या देश के अंदर कहीं भी हो, मैं हर जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्धव भानु जी का जहाँ आदेश होता है मैं वहाँ जाता हूँ। मैं 30 दिन सत्याग्रह पर रहा दिल्ली में। अच्छा। ठीक, मैं गंज बाजार लोकल की बात करूं तो यहाँ भी सत्याग्रह पे बैठा, और भूख हड़ताल की घोषणा भी की मैंने। 2 दिन भूख हड़ताल पे भी रहा। और समय समय पर कभी घुटना टूटता है तो कभी हाथ टूटता है तो कभी पसलियाँ टूटती है, लेकिन मैं बैरिकेड हो या कोई भी चीज़ हो, मैं अच्छा, आप पूरे लोग इतने जोश में, जब हम ये देखते हैं कि जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो इतने जोश में आ जाते हैं कि बैरिकेड को भी नहीं देखते, पुलिस वालों को भी नहीं देखते और उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको इससे चोट लगेगी या भविष्य में चोट इसका लगती है। शारीरिक नुकसान हो सकता है, या कहीं जोश में आप लोग? निश्चित तौर पे चोट भी लगी है, और जेलों में भी रहे, 2-3 दिन रहे हम लोग। जमानत भी नहीं हुई। कभी कभी ऐसा लगा कि शायद होगी कि नहीं, और पता नहीं क्या 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 केस लाद दिए जाएंगे। और एक बार ही तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जीवन ही खत्म है मेरा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जुनून रहता है, या मतलब ये क्या, मतलब इतनी रिस्क कैसे आप उठा लेते हैं? जब हम छात्रों के साथ छलावा देखते हैं, जो नीट में हुआ है, जो व्यापम में हुआ था, जो नर्सिंग घोटाला में हुआ, जो आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ये तमाम घोटाले देखते हैं सामने तो खून खोलता है। और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें यही माध्यम दिखता है कि हम कैसे अपने आप को दिखाएं कि हम विरोध कर रहे हैं, और कैसे विरोध दर्ज करा सकें, चाहे उसमें चोट लगे या बैरिकेड पे जाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, या बौछारें झेलना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, तो हम करते हैं। अरे लेकिन एक चीज़ बताइए, आप इतने घोटाले गिना रहे हैं, सब चीज़ गिनाते हैं, लेकिन उन घोटालों के लिए जिस तरह से बात उठाना चाहिए थी, क्या वो उठा पाते हैं आप लोग? निश्चित तौर पे उठा रहे हैं। हाँ, मैं इसमें कमी मानूंगा संगठन की कि ब्लॉक स्तर पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी काम चल रहा है। और निश्चित तौर पे हमें आगे जाके देखने को मिलेगा कि ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे भी आपको विरोध दिखेगा, प्रतिरोध दिखेगा। जो हमारे राहुल गांधी जी की सोच है कि प्रतिरोध करते रहो। अगला का अगला चुनाव भी भाजपा जीत चुकी है, ये मान के चलो, लेकिन हमें चुनाव में विरोध करते रहो। बिल्कुल, हमें सत्ता में नहीं आना है, हमें चुनाव नहीं जीतना है। हम सिर्फ सत्य की राजनीति करेंगे और सत्य की आवाज़ उठाएंगे। तो इन्हीं सब भावनाओं को लेके लगे हुए हैं, प्रतिरोध करने, विरोध दर्ज कराने। अभी आपने जैसे जन जी की बात की थी, तो एक जन जी का आंदोलन चल ही रहा है, तो वो जो जैन जी पार्टी बनी है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या उनका उद्देश्य सही है, या वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं? आज के समय में जी, जो आज का समय है, इसमें प्रतिरोध करना, विरोध करना, मतलब आप अपने आप की छवि बिगड़वा भी सकते हो, और बना आप अपने आप को नहीं, बनाने की बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। इस परिवेश में जो भारत देश के अंदर अराजकता है, जिस माहौल में, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो माहौल चल रहा है देश का, माहौल ऐसा है कि आपने आवाज़ उठाई तो आप देशद्रोही हो। अच्छा। आप गुंडे हो, आप बदमाश हो, आप फॉरेन फंडिंग ले रहे हो, या पता नहीं क्या कर रहे हो। तो ऐसे समय में जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में क्रांतिकारी है। और निश्चित तौर पे जैन जी का जो कॉकरोच पार्टी है वो अच्छा काम कर रही है। सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं। तो सर, चूंकि जैसे कि आप अपनी पार्टी की इतनी सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं, है ना, और आप जो काम कर रहे हैं वो भी आप बता रहे हैं, अच्छा, हम यदि युवाओं की बात करें तो राजनीति में आप युवाओं को कहाँ देखते हैं, एक बात, और दूसरी बात, बेरोजगारी का बहुत सारा मुद्दा उठता है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? मतलब राजनीति में युवाओं को कहाँ देखते हैं, इस बात से समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब युवाओं को राजनीति में, मतलब आप कहाँ, जैसे युवा राजनीति में आए, हाँ, तो क्यों आए, है ना? एक बात देखिए, हर चीज़ में आदमी कोई भी आना चाहता है तो उसको 2 पैसे के लिए आएगा, क्योंकि उसका आजीविका चलेगी कैसे चलेगी, या वो रोजगार नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा तो वो अपनी आगे की व्यवस्था कैसे चलाएगा? तो युवाओं को राजनीति में आए तो वो अपने आप को कहाँ देखेगा, वो किस रूप में देखेगा? राजनीति में पैसा कमाना है तो भूल जाओ जी, यहाँ तो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और आवाज़ उठाना चाहते हैं,
निश्चित तौर पर उठाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपने व्यापार को भी देखना चाहिए। मतलब अपने साथ घर में कोई परिवार को पहले भी से रोजगार करें और उसके बाद फिर बिल्कुल राजनीति करें। बिल्कुल पहले रोजगार करना चाहिए, खुद को स्थापित करना चाहिए, इसके बाद उसके साथ साथ जी, ऐसा नहीं है कि सीधा पैसा कमाने के मकसद से राजनीति में आए। यहाँ 99% लोग फेल होते हैं और 99% लेकिन लोग दिखाई तो यही देती है ना कि भाई जो लोग जुड़ते हैं थोड़ा सा एक आकर्षण सा रहता है उनने कि यार ये देखिए वो ये यहाँ थे पहले जीरो पे थे और जीरो से पहुंच के ये करोड़पति लग्जरी गाड़ियाँ महल सब जो है राजनीति में बन जाते हैं। ऐसे कई एक नहीं कई उदाहरण ऐसे दिखाई देते हैं और उन्हीं को देख के बड़ा प्रभावित होते हैं लोग और प्रभावित होकर राजनीति में आने की कोशिश करते हैं। 1-2% ऐसे लोग होते होंगे जो राजनीति में पैसा कमाने के मकसद से सफल हुए हों। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि राजनीति में जो जनता की सेवा के भाव से आया है वही, मतलब और जनता की सेवा के अलावा अगर कोई मकसद लेके आया है राजनीति में फिर वो सफल नहीं हो तो पाएगा। वो सफल नहीं हो सकता। और राजनीति में सफल होना, मैं सत्ता में आना या चुनाव लड़के जीतना या कोई अध्यक्ष बन जाना या विधायक बन जाना या सांसद बन जाना को नहीं मानता। राजनीति में राजनीति सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है। जो जनता की सेवा करना चाहता है, खुले मन से करना चाहता है, वही राजनीति में आए। तो युवाओं को मैं सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहले अपने आप को स्थापित करो, आवाज़ उठाओ। हाँ, आवाज़ उठाने के तरीके हैं, मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, और जो लीडरशिप कर रहा है उसको साथ दे के, जैसे कोई भी राजनीति में युवा राजनीति कर रहा है, कोई भी युवा राजनेता है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आप साथ दे सकते हो, पीछे आ सकते हो, साथ में खड़े हो सकते हो, लेकिन अपने व्यापार को बंद मत करो, अपने घर परिवार को भी देखना जरूरी है। बहुत बढ़िया, आपने जो बहुत शानदार बात कही है। निश्चित तौर पे एक आपका घर परिवार, आपके पास कुछ बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम होगी तो आप कुछ भी फिर राजनीति करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ बेरोजगारी की बात होती है तो क्या मान लीजिए आप ही की सरकार है, बिल्कुल, तो क्या जिस स्तर से बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं उतने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? बिल्कुल मिलेगा। और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी मान लिया गया है उस स्थिति में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी ही नहीं है। हाँ, आज के टाइम में भाई देखिए आज का जो युवा है हाँ, हाँ। उसका सीधा सीधा इंटेंशन एक ही होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ओर नहीं जाना चाहता। उसको लगता है कि जो बड़ी कुर्सी होती है वो मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, इसकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहता है। खैर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेहनत करता है उसी को सरकारी नौकरी मिलती है, वो उसी को सब मिलता है जो मेहनत करते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसानी क्षेत्र में हो। किसान भी मेहनत करेगा तभी फसल आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो सरकारी पद की बात करी जा रही है, आप जैसे बता रहे हैं, नौकरी एक्चुअली में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी मान लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां हैं, हाँ, बशर्ते अच्छी नौकरियां मिले, जैसे आईटी सेक्टर में और भी तमाम सेक्टर हैं। और आज के समय में अगर बात करी जाए तो सरकारी नौकरियों के समथिंग 80 लाख पद बैकलॉग के खाली पड़े हुए हैं। तो उनको भरने की बात हम करते हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं कि इनको क्यों खाली रखा जा रहा है। तो इसलिए ये बात होती है कि सरकारी नौकरी बिल्कुल। और मोदी जी ने तो वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। अब देखिए वो राजनीतिक मामले की मैं इसलिए नहीं भाजपा की बात नहीं भाजपा से नहीं लेना मेरा। एक्चुअली में क्या होता है कि उनका कोई प्रतिनिधि बैठा रहता है ना, तो उस बात को माफी चाहता हूँ मैं। नहीं माफी की कोई बात नहीं है, चूंकि बात कर रहे हैं अपन तो वो तो, लेकिन क्या है कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि जी उनका प्रतिनिधि है वो उसका उत्तर दे पाएगा। मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा कि मोदी जी ने क्या अभी हाल ही में आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का जन्मदिन था जी। जन्मदिन के शुभ अवसर पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में प्रोग्राम रखा और उसमें लगभग 70 से 80 हज़ार युवाओं को रोजगार दिया गया। हम विपक्ष में हैं तब भी हम रोजगार देने में सामर्थ्य हैं। जी। तो मोदी जी या फिर जो भी है भाजपा के लोग हैं, जो भी है, पार्टी को सोचना चाहिए रोजगार के बारे में। और अच्छा, एक बात मैं थोड़ा अलग प्रश्न ले रहा हूँ अब रोजगार से हटके, चूंकि उस पर तो बहुत बात हो रही है। अभी आपने आदरणीय शिवराज जी आए थे हमारे सांसद विदिशा जिले के, है ना, विदिशा संसदीय क्षेत्र के, तो आपने काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि जिसको शिवराज जी के लिए आपके काले झंडे दिखाने पड़े?
शिवराज जी को काले झंडे दिखाना मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और आज के समय में हमारे क्षेत्र का किसान परेशान है। ई टोकन के माध्यम से जो इन्होंने प्रणाली लागू की है उसमें ना ही खाद मिल रहा है समय पे, ना ही यूरिया मिल रहा है। खाद जिसको मिल जाएगा उसी को यूरिया मिलेगा, ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ऐसे ऐसे कानून लगा दिए गए हैं। नहीं, खाद और यूरिया का तो अभी आपको पता है कि पूरा विश्व लेवल पे जो मामला चल रहा है, तो उसके चलते खाद की आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो पूरे देश के अंदर ई टोकन का सिस्टम नहीं है। छत्तीसगढ़ में था, वो हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में केवल और केवल मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे ई टोकन सिस्टम लागू है। अच्छा, और पूरे देश में नहीं है? पूरे देश में कहीं भी ई टोकन सिस्टम लागू नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ का इससे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें? इससे किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनको सही समय पे साइट ओपन नहीं मिलती और साइट ओपन ही नहीं रहती। आप सर्च करके देखेंगे अभी जी, तो कभी 6 बजे जागना पड़ता है, कभी रात को 10 बजे भी बैठना पड़ता है, बीच में 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी किसी भी समय आप देखेंगे उठा के, और आप खुद सर्च करके देखेंगे एक बारी तो आपको समस्या समझ में आ जाएगी कि कितनी बड़ी समस्या है ई टोकन सिस्टम वाली, कि साइट ही ओपन नहीं रहती। मुश्किल तो जैसे तैसे ई टोकन सिस्टम लागू। तो ये तो काले झंडे दिखाने की अपेक्षा आप उनसे व्यक्तिगत मिलके भी तो ये समस्या व्यक्तिगत मिलके हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। तो हमें कहीं ना कहीं भगत सिंह बनना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा। इस बहरी निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हम जैसे युवाओं को कहीं ना कहीं क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। तो हम काले झंडे दिखाने जा रहे थे और पुलिस द्वारा रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, प्रशासन शासन की अपनी अपनी ठीक है, वो अपनी व्यवस्था है, एक प्रक्रिया होती है वो तो। अच्छा, इस सबसे हटके मैं यदि एक आपको एक आम नागरिक के नाते जी देश के प्रधानमंत्री के सिर्फ एक अच्छा काम और एक आलोचना करने की कहूँ तो आप क्या कर पाएंगे? यदि आप कंफर्टेबल लगे, आपको करना उचित समझें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा काम। कोई आपको एक काम ऐसा लगा? हाँ, उन्होंने खुद की पार्टी के लिए और खुद की पार्टी के नेताओं के लिए जो व्यवस्था कर रखी है, देश के लिए बात कर रहा हूँ, देश के लिए नहीं। उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो कि देश के लिए अच्छा हो। आम नागरिक के लिए, आम नागरिक एक तरफ अपने आप को हटा दीजिए राजनीति की दृष्टिकोण से मत देखिए। एक आम नागरिक होने के नाते ये देखिए कि जो है एक कोई अच्छा काम किया और उसकी, और दूसरा एक आलोचना कि जो जिस काम से आप संतुष्ट नहीं है, एक आम नागरिक होने के नाते संतुष्ट नहीं है। मोदी जी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे मतलब मैं खुश, क्या जनता खुश नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई काम नहीं है मोदी जी का जिसको मैं बोल सकता हूँ कि तारीफ कर सकूँ कि मोदी जी ने ऐसा अच्छा काम किया है। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है। चलिए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ मैं। नहीं, कोई मजबूरी नहीं, मैं खुल्लम खुल्ला आम नागरिक की तरफ बोल सकता था। तो ये थे हमारे साथ सौरभ जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई और बहुत मतलब कहना चाहिए कि उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। और मित्रों, यहाँ बता दूं कि हमारा किसी भी पार्टी के प्रति ये भाव नहीं है कि हम कोई उनके खिलाफ कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन ये आप मतलब कहना चाहिए कि अपने व्यक्त जो विचार हैं वो व्यक्त हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के पॉडकास्ट बनाए जाते हैं। तो सौरभ जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पॉडकास्ट में बुलाया जी, बुलाने लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।